आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज। ये जो आपका चैप्टर है वो बुक 2 से है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पानी है ना वो क्या एक बेशकीमती नेचुरल रिसोर्स है जिसकी वजह से हम आज जो धरती पे जिंदा है। अगर पानी नहीं होता तो हम लोग आज जिंदा भी नहीं होते इस धरती के ऊपर। आपने देखा होगा कि जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारा पानी है, बहुत सारा ऐसा एरिया है जो हमें क्या ब्लू दिखता है और ग्रीन एरिया बहुत ही कम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पानी है वो धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा है, यानी कि लैंड से भी ज़्यादा है पानी। लेकिन कमी यहाँ पर आ जाती है कि जो पीने लायक पानी है यानी कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है, वैसे पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और जो 71% अर्थ है वो क्या सिर्फ पानी से ही कवर है और उस 71% में से सिर्फ 3% ही ऐसा पानी है जो पीने लायक है। तो अब हमारा पहला टॉपिक आता है वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के पास क्या क्या साधन है पानी की। तो जो इंडिया है ना उसके अंदर क्या है 2.4% वर्ल्ड का पूरा जियोग्राफिक एरिया है। मान लो पूरे वर्ल्ड का एरिया 100% है तो उसमें से 2.45% जो एरिया है वो क्या है इंडिया के पास है। और 4% जो वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज है वो इंडिया के सेम वही। सो अगर वाटर रिसोर्सेज है इंडिया पूरे वर्ल्ड में तो उसमें से जो 4% वाटर रिसोर्सेज है वो क्या है इंडिया के पास है। और 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। मान लो पूरी वर्ल्ड के अंदर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से जो 16% लोग हैं वो क्या है हमारे इंडिया में ही रहते हैं। और इंडिया को क्या है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म के अंदर 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिलता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता, इसका मतलब है जितना भी हमें स्नोफॉल के रूप में मान लो तुम पानी मिलता है, हम बोलते हैं ना ओले गिरते हैं, उसके रूप में हमें पानी मिलता है, सीधा बारिश के रूप में हमें पानी मिलता है। तो ओवरऑल हमारा जो प्रेसिपिटेशन है उसके रूप में हमें क्या है 4000 क्यूबिक किलोमीटर हर साल पानी मिलता है इंडिया में। और हमारे पास जो सरफेस और ग्राउंड वाटर के सोर्स हैं उनके अंदर क्या है 1869 क्यूबिक किलोमीटर पानी है। लेकिन जो 60% पानी है यानी कि जो 1122 क्यूबिक किलोमीटर पानी है वो क्या है सरफेस और ग्राउंड वाटर में से क्या है बेनिफिशियल है, यूजेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है सरफेस के ऊपर है, धरती के ऊपर है। और ये याद रखना कि इंडिया के पास 4 मेन जो सोर्सेज है सरफेस वाटर के वो है रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और टैंक्स। और इंडिया के अंदर 10,360 रिवर्स हैं और उनकी क्या है ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि 1.6 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी कि उनकी जो सहायक नदी है वो क्या है एटलीस्ट 1.6 किलोमीटर लॉन्ग है। और जो एनुअल फ्लो है रिवर बेसिन्स का इंडिया के अंदर वो है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। लेकिन इस 169 क्यूबिक किलोमीटर में से सिर्फ 690 क्यूबिक किलोमीटर जो कि 32% होता है वही हम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके रीजंस है जो है ट्रोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल और भी कुछ रीजंस है इसके। यानी कि मान लो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हम क्या है एक्सेस नहीं कर पाते वाटर को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो साइज़ है कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन, रेनफॉल का वो क्या है जो कैचमेंट एरिया है वो कंट्रोल करता है वाटर फ्लो को रिवर के। और कैचमेंट एरिया ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर जो रेनफॉल का पानी है वो बहता है किसी लेक या फिर किसी रिवर में। और जो वाटर अवेलेबल होता है रिवर्स के अंदर वो ज़्यादा पाया जाता है मॉनसून सीजन में बजाय कि किसी और सीजन के इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस है उनके पास क्या है बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। और जो कैचमेंट एरिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र और बाक रिवर का वो सबसे ज़्यादा क्या है रेनफॉल रिसीव करता है। और जो 60% टोटल वाटर रिसोर्सेज है उनमें से सिर्फ 33% सरफेस एरिया है वो क्या है कवर करता है इंडिया के अंदर। और जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो क्या है यूटिलाइज नहीं किया जाता। और जो पेनिसुलर रिवर्स है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी बहुत सारी हैं, उनका जो एनुअल फ्लो है ना यानी कि हर साल का जो फ्लो है वाटर का वो बहुत कम है। लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज है ना उसके बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, यानी कि जो सिंचाई है उसके लिए जो पानी की डिमांड है वो किस तरीके की है या वो किस तरीके से बढ़ रही है वो हम देखने वाली हैं। तो जो नीड है ना इरिगेशन की वो क्या है इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा है,
क्योंकि जो स्पेटियल और टेम्पोरल वेरिएशन है रेनफॉल की, उसकी वजह से, यानी कि जो रेनफॉल है कहीं पर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहीं पर ना के बराबर होता है। तो जो विंटर और समर सीज़न है ना, वो क्या है, या तो ज़्यादा या फिर कम ड्राई होते हैं ज़्यादातर पार्ट्स में इंडिया के। तो बिना इरिगेशन के जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता इंडिया के पार्ट्स के अंदर। और कुछ एक क्रॉप है जैसे राइस हो गई, शुगर केन, जूट और अदर भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो क्या है, इंटेंसिव है, इंटेंसिव वाटर क्रॉप्स है, यानी कि ऐसी क्रॉप्स है जिनको क्या है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उगने के लिए। तो इन तरह की क्रॉप्स के लिए भी जो इरिगेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आता है हमारे पास ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जिसमें हम देखने वाले हैं कि धरती के नीचे हमारे पास पानी के लिए क्या क्या साधन है। तो इंडिया के पास क्या है ना, 432 क्यूबिक किलोमीटर जो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो इंडिया के अंदर है। और रिप्लेनिशेबल का मतलब होता है जिसे क्या है, दोबारा से रिफिल किया जा सके, दोबारा से भरा जा सके। और इंडिया के अंदर जो दो सबसे बड़ी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उनके पास क्या है, 46% जो टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो है। और जो ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो रिवर बेसिन है नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स की और साउदर्न पार्ट्स की इंडिया के अंदर। तो इनमें जो ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो स्टेट हो गए जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ किस स्टेट में किया जाता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे स्टेट जो ना तो कम यूटिलाइज़ करते हैं ग्राउंड वाटर का और ना ही ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं वो है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। और ऐसे स्टेट जो सबसे कम यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर का वो है छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरला और भी कुछ स्टेट्स हैं। और ऐसा माना जाता है कि आज जिस रेट से यूटिलाइजेशन हो रहा है, अगर उसी रेट से आगे होता रहा तो हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें भी बाधा आएगी और साथ ही साथ एक उथल पुथल भी मच जाएगी इस पूरे वर्ल्ड में। अब आता है हमारे पास लगून्स एंड बैकवाटर्स। तो ये जो लगून्स होती है ना, वो क्या है, खारे पानी की झील होती है। तो जो कुछ स्टेट्स हैं ना इंडिया के, उनकी जो कोस्ट लाइन है ना वो थोड़ी अनइवन है, जिस वजह से वहाँ पे क्या है, बहुत सारी लगून्स और जो लेक हैं वो बन चुकी हैं। और जैसे कि स्टेट्स है केरला, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इनमें हमें क्या है, लेगून्स और ये लेक्स देखने को मिलती हैं। और ये क्या है, ब्रैकिश वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी कि इनके अंदर क्या है, नमक तो होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना कि समंदर में पाया जाता है। और इस तरह के जो वाटर रिसोर्स है वो यूज़ किए जाते हैं फिशिंग के लिए, इरीगेटिंग के लिए। कुछ तरह की क्रॉप्स होती हैं जैसे कि पैडी क्रॉप, कोकोनट, इन सब में इस तरह के पानी को यूज़ किया जा सकता है। अब आता है हमारे पास वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि पानी की डिमांड कितनी है और हम उसको यूटिलाइज कितना कर रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चर है ना, वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया की इकोनॉमी का, क्योंकि जो अकेला एग्रीकल्चर ही है ना, वो क्या है, 89% यूज़ करता है सरफेस वाटर का और 92% यूज़ करता है ग्राउंड वाटर का। और जो ज़्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो गए, भाखरा नागल, हीराकुंड, दामोदर वैली, नागार्जुना सागर, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्या है 5 ईयर प्लान्स पे भी स्टार्ट किए गए थे, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या है, वाटर प्रोवाइड किया जा सके और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। और इन दोनों के अलावा जो सरफेस और ग्राउंड वाटर है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो सरफेस वाटर है वो यूज़ किया जाता है 9%, यहाँ पे 90 दे रखा है तो उसको 9 कर लेना। और ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए 3%। और वहीं पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें जो सरफेस वाटर है वो यूज़ किया जाता है 2% और ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है 5%। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो डिमांड है पानी की इरिगेशन के लिए वो किस तरह की है, वो किस तरीके से बढ़ रही है। तो सिंचाई के लिए जो पानी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो स्पेटियल और टेम्पोरल वेरिएशन है रेनफॉल की, उस वजह से, यानी कि कहीं पर तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सेम वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि शुगर केन, जूट, ये क्या है, वाटर इंटेंसिव होती है, जिस वजह से इनको क्या है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए।
और जो इरिगेशन है वो क्या है, हमें मदद करती है मल्टीपल क्रॉप्स को उगाने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। और साथ ही जो HYV सीड्स है वो क्या है, हमें ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो क्या है, ज़्यादा होता है। जैसे कि जो पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे जो 85% नेट रिसोर्सेज है वो क्या है, इरिगेशन के अंडर है। यानी कि इतना एरिया, 85% का जो एरिया है वो इरिगेशन के अंडर आता है। और जो टोटल नेट इरिगेटेड एरिया है पंजाब के अंदर, जो क्या है वेल्स और ट्यूबवेल्स के अंदर आता है, वो है 76.1%। और हरियाणा के अंदर आता है 51.3%। और नेट इरिगेटेड एरिया ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर क्या है, पानी लगाया जा सके जहाँ पे फसलें होती है। और ये जो स्टेट्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ करती है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। और यही है वो मेन कारण जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो क्या है, कम होते जा रही हैं, डिप्लीट होती जा रही हैं। और इन सब के अलावा जो राजस्थान, बिहार है, वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है फ्लोराइड की ग्राउंड वाटर के अंदर वो बढ़ रही है। और जो फ्लोराइड ग्राउंड वाटर में बढ़ जाता है तो क्या है, जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कम होने लगती है, जो फसलें हैं वो अच्छी नहीं होती। और ये कंसंट्रेशन इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम क्या है, बहुत ज़्यादा पानी निकाल रही हैं धरती के अंदर से। और वहीं पर जो वेस्ट बंगाल और बिहार है, वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है आर्सेनिक की वो क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। और यही सेम कारण है कि ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है। और आर्सेनिक भी क्या एक कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या है, कम हो जाती है। तो अब हम देखने वाले हैं जो वाटर प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या आ रही हैं। तो जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ ही साथ हमारा जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन किससे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, डोमेस्टिक से। तो इन सब से हमारा पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, जिस वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं वाटर की अवेलेबिलिटी में। और जो साफ़ पानी है वो भी क्या है, कम होता जा रहा है। और जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबल है इंडिया के अंदर वो भी क्या है, दिन ब दिन घटता जा रहा है। तो अब हमारा टॉपिक आता है डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, यानी कि जो वाटर क्वालिटी है वो क्या है, कम होती जा रही है। हमें क्वालिटी का वाटर अब बहुत कम देखने को मिलता है। तो वाटर क्वालिटी का मतलब होता है जो वाटर होना उसके अंदर क्या है, अनवांटेड सब्सटेंस ना हो जो क्या है, पानी को गंदा करते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, केमिकल, इंडस्ट्रियल और जो अदर वेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या है, क्वालिटी का वाटर माना जाता है। और इस तरह के जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो क्या है, वाटर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर को पोल्यूट करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल वगैरह क्या है, लेक्स के, रिवर्स और ओशन के अंदर घुल जाते हैं और उस पानी को गंदा कर देती हैं। और कई बार तो इस तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या है, ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं। और ध्यान रखना कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स हैं, इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेड नदियाँ हैं वो है गंगा और यमुना। तो अब हमारा टॉपिक आता है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम पानी को बचाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो पानी को बचाना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है, यानी कि जो क्वालिटी का वाटर है वो क्या है, कम होता जा रहा है। और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और उनके पानी के लिए जो डिमांड है वो भी क्या है, बढ़ती जा रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो क्वालिटी है वाटर की उसको मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको क्या है, कुछ चीज़ें क्या है एनकरेज करनी चाहिए लोगों के बीच। वो है कि वाटर शेड डेवलपमेंट, यानी कि लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो वाटर शेड डेवलपमेंट करें, वो रेन वाटर को बचाएं, रेन वाटर को कंजर्व करके रखें, बाकी के कामों में उसको यूज़ में लाएं, वाटर को रिसाइकिल करें, उसको रीयूज़ करें। और हमें क्या है, पानी का अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि वो हमें लंबे समय तक मिलता रहे। तो अब हमारा टॉपिक आता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि हम पानी को किस तरीके से पोल्यूशन से बचा सकते हैं उसके बारे में हम अब जानने वाले हैं। तो जो वाटर रिसोर्सेज है ना वो क्या है, बहुत ही फास्ट रेट पे, यानी कि बहुत ही जल्दी क्या है, बहुत कम होते जा रही हैं। और ये देखा गया है कि जो हिली एरियाज़ है, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे लोग तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्वालिटी है वाटर की वो रिवर्स में बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर अगर हम प्लेन्स की बात करें, यानी कि जो समतल इलाके हैं उनकी बात करें,
वहाँ पे क्या है, लोग तो बहुत रहते हैं लेकिन जो क्वालिटी का वाटर है वो बहुत ही लो है, मतलब कि इतना अच्छा पानी वहाँ पर नहीं है रिवर्स के अंदर। और जो प्लेन एरिया है उनके अंदर जो लोग हैं वो क्या है, इरिगेशन, डोमेस्टिक वर्क और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए पानी ज़्यादा यूज़ करती हैं। और जो प्लेन्स है वो क्या है, ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूटिंग वाटर सोर्सेज को, यानी कि जो प्लेन एरिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं वाटर सोर्सेज को, क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, और साथ ही जो डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा का सारा वहाँ पे कोई रिवर अवेलेबल होती है उसके अंदर छोड़ देते हैं, जिस वजह से जो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। और गर्मियों के दौरान जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स की, यानी कि जो मात्रा है पोल्यूटेंट्स की रिवर के अंदर वो हाई हो जाती है, क्योंकि जो लो अमाउंट ऑफ वाटर है वो होता है रिवर के अंदर समर के दौरान, और इस वजह से जो पोल्यूटेंट्स है वो क्या है, आगे फ्लो नहीं कर पाते रिवर में। और पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो क्या है, एक रिवर को गंदा करते हैं। और ये पोल्यूटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मान लो कोई केमिकल हो गया या फिर कोई बोतल हो गई या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हो गई, यानी कि ऐसी चीज़ें जो क्या है रिवर को गंदा करती है, उसे पोल्यूट करती है, उसे हम क्या है पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। और जो वाटर क्वालिटी है नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज की 507 स्टेशन के ऊपर, उन्हें क्या है मॉनिटर किया गया, यानी कि उन्हें क्या है चेक किया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। और ये जो इन्होंने चेक किया, उन्होंने क्या है जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके साथ कोलैबोरेट करके किया, यानी कि उसके साथ मिलके किया। और जब ये टेस्ट किया गया तो उसका जो एक रिकॉर्ड निकला उसमें पता चला कि जो ज़्यादातर रिवर्स हैं इंडिया की वो क्या है पोल्यूट है ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल पोल्यूशन के कारण। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो यमुना रिवर है ना वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है हमारी कंट्री के अंदर, और सबसे ज़्यादा इसका जो पोल्यूटेड एरिया है वो है दिल्ली और इटावा के बीच में। और कुछ और भी रिवर्स हैं जो कि क्या है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, जैसे कि जो साबरमती है वो क्या है इलाहाबाद में पोल्यूटेड है, जो गोमती है वो क्या है लखनऊ में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, और जो काली है वो क्या है अद्यार में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, और जो कुंभ है वो क्या है सारी ही जो एंटायर उसका स्ट्रेच है वही पोल्यूटेड है, और जो वैगई है वो क्या है मदुरई में पोल्यूटेड है, और जो मूसी है वो हैदराबाद में पोल्यूटेड है, और जो गंगा है वो क्या है कानपुर और वाराणसी इन दोनों एरियाज़ के बीच में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना कि यमुना और गंगा किन दो एरियाज़ के बीच में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। और जो ग्राउंड वाटर है ना वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड इसलिए है क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स है, यानी कि बहुत ही भारी मात्रा के अंदर उसमें जहरीले मेटल्स हैं। और इसके अलावा ग्राउंड वाटर के अंदर फ्लोराइड, नाइट्रेट्स वो भी पाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स के पूरी कंट्री के अंदर, जो कि बहुत घातक होते हैं ग्राउंड वाटर के लिए। तो अब हमारा टॉपिक आता है लेजिस्लेटिव प्रोविजंस एंड लॉज टू प्रिवेंट रिवर पोल्यूशन, यानी कि किस तरह के कानून बनाए गए रिवर को पोल्यूशन से बचाने के लिए, वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि ये एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। तो मुझे ना एक स्टूडेंट का कमेंट चाहिए, भले ही आपको एक्सप्लेनेशन कैसी ही लग रही हो वही कमेंट कर दो। तो होपफुली आपने कमेंट कर दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की ओर। तो जो सरकार है ना उसने क्या है बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि जो वाटर पोल्यूशन है और रिवर पोल्यूशन है उसको कम किया जाए, लेकिन उसके अंदर क्या है उनको बहुत सारी बाधाएं आ रही है। तो जो उन्होंने कानून बनाए ना वो क्या लेस इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, यानी कि बहुत कम काम कर रहे हैं। जैसे कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट था वो था 1974 के अंदर, और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो उन्होंने चलाया था 1986 के अंदर, जो कि क्या है अनसक्सेसफुल रहे थे। और ऐसे ही क्या है एक्ट्स चलाए गए थे 1997 के अंदर, जिसके अंदर क्या है 251 पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज थी जो इस्टेब्लिश की गई थी रिवर्स और लेक्स के ऊपर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से ये जो एक्ट्स हैं वो क्या अनसक्सेसफुल रहे थे। और इनके अलावा एक वाटर सेस एक्ट भी चलाया गया था 1977 के अंदर, जिसके अंदर क्या है हमें प्रिवेंट करना था पोल्यूशन को, ताकि जो रिवर और ओशंस है वो क्या है पोल्यूट ना हो। और ये जो एक्ट था वो भी क्या है बहुत ही लेस इफ़ेक्टिव था, यानी कि ये भी जो एक्ट है वो काम नहीं किया था। तो इतने एक्ट्स अनसक्सेसफुल होने के बाद बहुत ही ज़रूरी बन गया था ये सरकार के लिए कि पब्लिक को समझाए कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ के लिए। और इसका नतीजा ये निकल सकता था कि जो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो वाटर पोल्यूटेंट्स है वो कम हो जाएंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से।
तो अब हमारा टॉपिक आता है रीसाइकिल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर, यानी कि किस तरीके से हम जो पानी है उसको रीयूज़ और रीसाइकिल कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जो रीसाइकिल और रीयूज़ है ना, वो क्या है, बेस्ट तरीका है फ्रेश वाटर को बचाने का और फ्रेश वाटर सब के लिए अवेलेबल कराने का। तो जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो क्या है, लो क्वालिटी का पानी यूज़ कर सकती हैं और जो उनका वेस्ट वाटर होता है वो क्या है, कूलिंग और फायर फाइटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, और जिस वजह से जो कॉस्ट होगी वाटर की वो भी इंडस्ट्री के लिए कम होगी और साथ ही साथ हमारा पानी भी बच जाएगा। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। तो जो पानी है ना, वो क्या है, हमें कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करके रखना चाहिए, नहाने के बाद में, बर्तन धोने के बाद में, और जो क्लोथ्स हैं यानी कि जो कपड़े हैं वो धोने के बाद में, और कार धोने के बाद में, और बाद में उस पानी को हम क्या है, गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस पानी को हम क्या है, पौधों में डाल सकते हैं। तो आज क्या है, जो रीयूजिंग और रिसाइकलिंग है पानी की, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसको क्या है, एक बहुत बड़ी स्कोप बनाया जा सकता है, जिससे हम क्या है, वाटर को दोबारा से क्या है, बना सकते हैं रिसाइकलिंग के थ्रू। तो अब हमारा टॉपिक आता है वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी कि किस तरीके से हम पानी को मैनेज कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो वाटर शेड मैनेजमेंट है ना, वो क्या है, बेसिकली एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट और कंजर्वेशन मेथड है सरफेस वाटर को बचाने के लिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है, धरती के नीचे हैं पानी के, और उन्हें क्या है, हमें मैनेज करना है, उन्हें हमें क्या है, बचाना है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ सरफेस रन ऑफ, यानी कि जो आपने देखा होगा सरफेस के ऊपर कैसे जो पानी है वो रन ऑफ करता है, यानी कि किस तरीके से जो पानी है वो बहता रहता है, उसे हमें क्या है, बचाना है। थर्ड पॉइंट है कि हमें क्या स्टोर और रिचार्ज करना है ग्राउंड वाटर को अलग अलग मेथड से, यानी कि जो हमारा परकोलेशन टैंक्स है, यानी कि हमें क्या है, टैंक्स बनवाने चाहिए जिससे हम पानी स्टोर कर पाएँ, और हमें क्या है, रिचार्ज वेल्स बनाने चाहिए जिससे हम क्या है, पानी स्टोर कर पाएँ और उसके अंदर पानी दोबारा से फिल हो जाए। फोर्थ पॉइंट है कि हमें क्या है, जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको बचाना चाहिए, और उनको क्या है, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लानी है जिससे हम उन रिसोर्सेज को दोबारा से जनरेट कर पाएँ, और साथ ही हमें उनका ऐसे यूज़ करना है कि हमें उसको बेफालतू में यूज़ नहीं करना, हमें तभी उसको यूज़ करना है जब हमें क्या उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। फिफ्थ पॉइंट है कि हमें क्या है, बैलेंस बना के रखना चाहिए नेचुरल एलिमेंट्स और जो सोसाइटी है उनके बीच में। सिक्स पॉइंट है कि जो कम्युनिटी है वो क्या है, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक की मानी जाती है, यानी कि जो कम्युनिटी के लोग हैं अगर वो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तभी ये जो प्रोग्राम है वो क्या सक्सेसफुल माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे जो वाटर शेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट किए हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, नेशनल और स्टेट लेवल्स पर वो कौन कौन से हैं। तो सेंट्रल यानी कि जो गवर्नमेंट पूरी इंडिया के लिए काम करती है, वो क्या किसी एक स्टेट का नहीं सोचेगी, पूरी इंडिया की सोचेगी, वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट वो होगी जो क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट का ही सारा काम संभाले। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम या फिर हम कह सकते हैं एक पॉलिसी है वो है हरियाली, और ये याद रखना जो हरियाली है वो स्टार्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए, वो कौन सी है वो बताइए, तो वो होगी हरियाली। और बहुत सारी विलेजेस की जो ग्राम पंचायत है वो क्या है, लोगों को पार्टिसिपेशन में हेल्प करवाती है, और ये जो प्रोग्राम है वो इसीलिए चलाया गया ताकि हम क्या है, वाटर को बचा पाए बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज़ के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए हम पानी को क्या है, बचा पाएँ। तो अब हम एक ऐसा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, वो है नीरू मीरू, और ये आंध्र प्रदेश की भाषा में है नीरू मीरू, और इंग्लिश में इसका मतलब है वाटर एंड यू। और ये प्रोग्राम जो था वो क्या है, आंध्र प्रदेश में चलाया गया था वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद में आता है हमारे पास अरवरी पानी संसद, जो कि राजस्थान के अलवर में चलाया गया था। तो ये दो प्रोग्राम क्या है, एग्जाम्पल है जो कि स्टेट ने वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए इनिशिएट किए थे, यानी कि उन्होंने स्टेट की जो वाटर शेड डेवलपमेंट है उसके लिए कदम उठाए थे। तो ये दो जो प्रोग्राम्स थे नीरू मीरू और हरियाली, इनके अंदर क्या है, टैंक्स बनवाए गए थे, और जो जिसे हम क्या है, जोड़ बोलते हैं, वो बनवाए गए थे, चेक डैम्स बनवाए गए थे, ताकि हम क्या है, पानी को
बचा पाएँ, और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसने भी इसके अंदर बहुत हेल्प की थी, यानी कि लोगों ने भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। और तमिलनाडु ही क्या है, एक ऐसा स्टेट था जिसके अंदर जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है किसी घर के कंस्ट्रक्शन में, वो क्या है ज़रूरी कर दी गई थी। अब मान लो किसी ने तमिलनाडु के अंदर घर बनवाया है और उसके अंदर ऐसी सुविधा नहीं है जिससे वो क्या है पानी को बचा के रख पाए, तो वो क्या है हाउस में काउंट ही नहीं किया जाता, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। तो ये अगर किसी हाउस के बाहर या फिर उसके अंदर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वाटर का, तो ही वो क्या है हाउस माना जाएगा, उसकी रजिस्ट्री हो पाएगी। और जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग्स की तमिलनाडु के अंदर, इस वाटर हार्वेस्टिंग के बगैर अलाउ ही नहीं थी। और इन प्रोग्राम्स के अलावा भी जो बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, वो अवेयर नहीं है कि जो वाटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि हमें क्या है लोगों को और ज़्यादा एनकरेज करना है वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए। तो अब आता है हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो बरसात का पानी है उसे इकट्ठा कर सकते हैं या फिर उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, वो क्या है सबसे सस्ता और इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक है, जिससे हम क्या है जो रेन वाटर है वो स्टोर कर सकते हैं वेल्स के अंदर, पिट्स के अंदर, और तो और हम जो ग्राउंड वाटर है उसे क्या है रिचार्ज भी कर सकते हैं। और कुछ एक बेनिफिट्स हैं, यानी कि कुछ एक फ़ायदे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जो वाटर की क्वांटिटी है वो क्या है बढ़ जाएगी, यानी कि जितना पानी है उससे पानी ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि इससे जो ग्राउंड वाटर क्या है डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वो भी हम क्या है चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये क्या है इम्प्रूव करता है क्वालिटी ग्राउंड वाटर की, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं फ्लोराइड और नाइट्रेट ग्राउंड वाटर के अंदर, उसको वो क्या है कम कर देता है। और ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, वो क्या है प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन से और फ्लडिंग से। यानी कि मान लो एकदम से क्या है फ्लड आ गया, जिस वजह से जो सॉइल इरोजन है यानी कि जो मिट्टी है वो क्या है बहकर नहीं जाएगी उसके साथ। तो आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे दो टैंक बने हुए हैं। जो बारिश का पानी आता है वो इन दोनों ही टैंक के अंदर क्या है फिल हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप वाला टैंक है ना, उससे जो पानी है वो क्या है नीचे धरती के अंदर चला जाता है। और जो हमारा क्यूब वाला टैंक है उसके अंदर क्या होता है, जो पानी है वो घर के अंदर चला जाता है, जिससे हम क्या है बहुत सारे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या ना बहुत सारे तरीके हैं जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करने के लिए। और जो सबसे पुराना तरीका है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए वो क्या है सरफेस वाटर बॉडी के अंदर वाटर को कलेक्ट करना। मान लो लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए या इरिगेशन टैंक्स हो गए, इनके अंदर क्या है वाटर को स्टोर करके रखना। और कुछ और टेक्निक है जैसे कि हम कुंड या टंका बना सकते हैं, जिसे हम क्या है कवर करके रखें। और हमें साथ ही क्या है हम अंडरग्राउंड टैंक्स भी बना सकते हैं। और ये जो कुंड और टंका वाली टेक्निक है ना, वो राजस्थान के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है या बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर है वो क्या एक खुले एरिया में भी बनाया जा सकता है, जैसे कि जो छत है उसके ऊपर हम क्या है रेन वाटर को हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। अब मान लो जो हमारा बारिश का पानी है वो क्या छत के ऊपर आ रहा है, तो छत के ऊपर एक क्या है हमारी पाइप लगी हुई होती है, जिससे जो छत का पानी है वो नीचे आ जाता है। तो इस पानी को हमें क्या उस पाइप के थ्रू निकाल लेना है और फिर क्या हमें स्टोर करके रख लेना है। और इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से जो लोगों की डिपेंडेंसी है ग्राउंड वाटर के ऊपर वो कम हो जाती है, यानी कि ग्राउंड वाटर के ऊपर थोड़ा बर्डन कम पड़ता है। तो इनके अलावा हम कुछ एक और मेथड्स देख लेते हैं। तो हम लोगों को क्या है पानी की कमी दूर करने के लिए जो ब्रैकिश वाटर है, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर थोड़ी नमक की मात्रा होती है, उसे क्या है अरिड, सेमी अरिड और जो कोस्टल एरिया है उसके अंदर हमें क्या है डीसैलिनाइज प्रोसेस कर लेनी चाहिए। यानी कि उसमें हमें ऐसी प्रोसेस करनी चाहिए जिससे उस पानी के अंदर जो नमक की मात्रा है वो कम हो जाए। और इस ब्रैकिश वाटर के अंदर नमक के साथ साथ और भी ऐसे हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्या है हमारी फसल को ख़राब कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जितनी भी रिवर्स हैं उनको क्या है कनेक्ट कर दिया जाए एक दूसरे के साथ, ताकि जो पानी है जिस एरिया में बहुत ज़्यादा है उस एरिया से जो पानी है जिस एरिया में बहुत कम पानी है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया की जो नेशनल वाटर पॉलिसी थी 2002 की वो क्या थी। तो जो नेशनल वाटर पॉलिसी थी 2002 की, इसके अंदर तय किया गया था कि जो पानी है उसको बांटा जाएगा उसकी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग। और वो ऑर्डर था ड्रिंकिंग वाटर का, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, इंडस्ट्रियल और अदर यूजेस का।
यानी कि पानी को क्या है, इन कैटेगरीज में बांटा गया था। और जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस पॉलिसी का वो यही था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं उन सभी को पानी मिले, और जो सरफेस और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है वो क्या है, रेगुलरली चेक की जाए। और साथ ही क्या है, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जिससे क्या है वो पानी को बचा पाएँ और उन्हें समझाया जाए कि जो वाटर है वो क्या एक स्कार्स रिसोर्स है और हमें क्या इसको बचा के रखना चाहिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए। और जो वाटर है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें लोगों को क्या है एजुकेशन देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए पानी को बचाने के लिए। तो यहीं पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशन चेक कर लेना। और हाँ, कमेंट तो उसी वक्त कर दिया था ना, अगर नहीं किया तो अभी तो कर दो यार, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और कमेंट नहीं किया तुमने।